क्योंकि हर एक जो नियम है फिजिक्स का, जितना भी नियम है वो सब में फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व रहता है। जैसे जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है, किसको पता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब ये ओम्स लॉ है और इसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा यूज किया गया है उसको हम लोग पहचानेंगे पहले। तो एक क्वांटिटी है टेम्परेचर, फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस और इसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तीन क्वांटिटी का अध्ययन जब तक हम लोग पहले नहीं कर लेंगे ओम्स लॉ समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से बहुत सारा, जैसे न्यूटन का मोशन, लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे तीन ठो 9th में भी। तो उसमें है जैसे सेकंड लॉ है, तो उसमें कहता है कि एक्सलेरेशन इन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब कि जो एक्सलेरेशन होता है वो मास और फोर्स पे डिपेंड करता है। अब मास फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है और एक्सलेरेशन भी फिजिकल क्वांटिटी। और उन तीनों का जब तक हम अध्ययन पहले से नहीं कर लेंगे, जब तक हमको न्यूटन्स लॉ समझ में नहीं आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का इम्पोर्टेंस क्यों है, यही समझाना चाह रहे थे। क्योंकि जितना भी नियम है फिजिक्स का वो सब में फिजिकल क्वांटिटी यूज किया जाता है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो द क्वांटिटी यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स या लॉ ऑफ नेचर। माने क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियम को डिस्क्राइब करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं तो क्या क्या चाहिए उसके लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी हम लोग करेंगे, पहले इसका मेजरमेंट शुरू करेंगे। मतलब उसको माप तौल कैसे करेंगे। जैसे लेंथ है तो लेंथ को मापना है, कैसे नापेंगे। मास है तो मास को नापेंगे। वॉल्यूम उसका फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसी तरह तौल करके, किसी को नाप के, किसी को फार्मूला पर बैठा के। डेंसिटी है, बहुत सारा चीज़ है, तो उसका मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट करते हैं तो पहले इसका एक यूनिट भी लिखना पड़ता है। तो पहले हम लोग यूनिट की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। और इसके बाद जब हम मेजर करते हैं तो इसमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ता है। फिर इसमें कुछ एरर्स आता है, किसी भी चीज़ को हम लोग नापना चाहें तो सही नहीं नाप सकते हैं, कुछ न कुछ कमी रह जाता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम एक स्केल बना रहे हैं जो हम लोग का बचपन से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हो गया ये, 1 2 3 4 5 और इसी तरह से 6 7 8 9 10, ये 2 हो गया। अब चलिए इससे हम एक लेंथ नापते हैं। जैसे मान लिया कोई छड़ ऐसे है, इतना बड़ा है। अब इसका लेंथ कहेगा, बताइए कितना होगा। तो हम लोग रीड करेंगे इसको। तो पहला एरर तो देख रहे हैं कि ये जो छोर है ये 0 के सामने लग रहा नहीं है, तो पहला गलती तो यहीं हो जाएगा। चलिए इसी को किसी तरह मान ले रख भी देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम परफेक्ट यहाँ पे रखा जाए, कुछ न कुछ आगे पीछे रह जाएगा। तो एरर यहाँ पे आएगा, त्रुटि इसको हिंदी में कहते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आप देखते हैं इसका रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग लेते हैं 1.567, 8 से थोड़ा सा कम है, तो इसका लेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे, 1.7। 8 पर जाने को है तो आप इसको 1.8 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे 1.7 ही बोलेंगे। तो इसमें एरर है, एरर यानी इसमें गलती है, गलती हुआ है। तो इस त्रुटि को हम लोग कैसे कम करते हैं, इसका स्टडी करते हैं। एरर क्या है, एरर कैसे आता है, एरर 2-3 तरह का एरर कंबाइन कैसे हो जाता है, यही सब हम लोग बात करेंगे एरर का। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका मेजरमेंट, उसका यूनिट, और इसमें एक और आता है डायमेंशन। तो वो चीज़ यही है, दोनों एक ही तरह का चीज़ है। और एरर तो यही सब हम लोग पढ़ेंगे। पहले फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन है, फिजिकल क्वांटिटी तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम माप सकें। द क्वांटिटी विच
कैन बी measured and which is used to describe the law of physics या law of nature and which is used to describe the law of nature। मतलब फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको हम नाप सकते हैं और जो यूज किया जाता है कौन सी में, लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करना। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ओम्स लॉ को डिस्क्राइब करना, ओम्स लॉ को तो देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है 2-3 ठो। तो यही है कि हर लॉ में, हर फिजिक्स के जितने भी नियम होंगे, यहाँ तक केमिस्ट्री का भी जो भी है, सब में फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कुछ एग्जांपल जैसे दे रहे हैं, एग्जांपल जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब पढ़े हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, आवेग, द्रव्यमान, त्वरण, ये सब हिंदी में। तो ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और मैथ में भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं एरिया, क्षेत्रफल, आयतन है, विकर्ण, डायगोनल जिसको कहते हैं, डायमीटर होता है, परिधि यानी सरकमफेरेंस होता है। ये सब क्वांटिटी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैथ में है लेकिन उसको भी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यही सब क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत। अब इसका पहले यूनिट की बात करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट की बात करेंगे। तो पहले यूनिट कैसे लिखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए इसको बांटा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया बेसिक क्वांटिटी, बेसिक या इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ये 2 तरह का क्वांटिटी होता है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटी होता है। 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया है। अब ये कोई लॉ फिजिक्स नेचर का नहीं है, ये आदमी का बनाया हुआ है कि किसको किसको फंडामेंटल कहा गया, कहना चाहिए था तो कह दिया। अब पूरा आप लोग जब इंटर से BSc, MSc, PhD कहीं तक जाएंगे तो आपको यही 7 क्वांटिटी मिलेगा बेसिक क्वांटिटी के रूप में। और डिराइव्ड में, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में इसका यूज किया जाता है बेसिक यूनिट का। अब बेसिक यूनिट का बेसिक क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या है। तो द क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, माने जो स्वयं पर डिपेंड करता हो, किसी और पर डिपेंड नहीं करता, उसको बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। तो बेसिक क्वांटिटी टोटल 7 है। तो इसमें पहला है लेंथ, दूसरा है मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, 10th में पढ़े हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। 6 नंबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अभी BSc में मिलेगा, इंटर में नहीं मिलता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 7 नंबर हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूज केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है। यही 7 को फिजिकल क्वांटिटी जो है ये बेसिक क्वांटिटी कहलाते हैं। इसके अलावा 2 क्वांटिटी और है जिसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। सप्लीमेंट्री यानी पूरक राशि, इसको हिंदी में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं पूरक राशि। और बेसिक को हिंदी में कहते हैं आधारी, माने मूल राशि। सप्लीमेंट्री में आता है एक प्लेन एंगल यानी समतल कोण, हिंदी वालों के लिए समतल कोण, और दूसरा है सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण। अब ये जो 2 क्वांटिटी है इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, हालांकि बेसिक के तरह ही इसका यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी बेसिक नहीं बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। वजह क्या है बताएंगे, पहले इसका देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब लेंथ का यूनिट, अब यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट
हम लोग अपने हमारे पूर्वज की बात करें तो लेंथ का यूनिट पहले लोग हाथ, बित्ता, डेग, बांस से नापते थे। फिर कड़ी आया। आज भी अमीन लोग गांव में जाता है खेत नापने तो सिक्कड़ जैसा लेके जाता है, उसमें कड़ी होता है, मतलब टुकड़ा टुकड़ा। तो खैर जो भी है, तो अंग्रेज़ लोग लेके आया फीट, गज, इंच। उसके बाद अभी हम लोग एसआई यूनिट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पढ़ने लिखने में, तो उसमें होता है मीटर। तो कई एक सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम है एसआई। इसमें मीटर होता है लेंथ का, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इसका एम्पियर, और इसका का कैंडेला सीडी, और इसका होता है मोल। सीजीएस यूनिट अब पहले यूज बहुत होता था, लेकिन अब सीजीएस का यूनिट का यूज नहीं के बराबर होता है। एनसीईआरटी का सिलेबस जब से आया, जब से इसका यूज नहीं के बराबर होता है। फिर भी सीजीएस लेते हैं, इसका सेंटीमीटर स्मॉल सी, इसका ग्राम सेकंड ही रहता है, बाकी सब यही रहता है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का कहीं कहीं गॉस लिया जाता है, लेकिन इस सब का यूज होता ही नहीं है। तो सीजीएस में भी अगर काम करना हो तो केल्विन, टेम्परेचर का ले लेंगे, करंट का एम्पियर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोल ले लेंगे इसका, तो सीजीएस में भी चलता है। हालांकि सीजीएस में जैसा कि बता रहे हैं यूज नहीं के बराबर होता है। नीट में, आईआईटी में, जो कहीं भी या बोर्ड में अब इसका एक ख़त्म हो गया है यूज। एसआई एक और यूनिट जैसे एमकेएस बोलते हैं, तो एमकेएस इसी को बोलते हैं मीटर, केजी, सेकंड। एम मीटर, एम फॉर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकंड। सीजीएस का मतलब हो गया सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। अंग्रेज़ का यूनिट था एफपीएस, कोई ज़रूरत नहीं है। फुट पॉइंट सेट फुट होता है लेंथ का, जिसको फीट हम लोग कहते हैं, शुद्ध है फुट। केजी के जगह पाउंड हो गया, सेकंड का सेकंड रह गया। कोई यूज नहीं है कहीं भी इसका, आजकल किताबों में इसका कोई चर्चा कहीं पर नहीं होता है। अब इसमें जरा सा मोल को हम लोग देखते हैं। मोल है जो केमिस्ट्री, मोल क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो मतलब है कि काउंट करने का एक यूनिट है, गिनती। जैसे दर्जन बोलते हैं, तो दर्जन क्या है ना, एक संख्या है, नहीं, संख्या का एक मात्रा कह सकते हैं। उसी तरह से मोल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, एटम को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को गिनने में इसका यूज किया जाता है। तो बेसिक क्वांटिटी हो गया 7। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अब इसमें सॉलिड प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है, ये एक जैसे बोर्ड एक प्लेन है, और एक प्लेन में दो लाइन अगर मिलता है एक दूसरे से तो एंगल बनता है, तो उसी एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल यानी किसी भी प्लेन में दो लाइन के इंटरसेक्शन यानी कटने से, प्रतिच्छेद करने से जो कोण बनता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं। इसका यूनिट, अब जैसे यहाँ 4 एंगल बन रहा है तो इसका यूनिट डिग्री होता है। डिग्री जिसको ऐसे लिखा जाता है 90 डिग्री, 60 डिग्री, या इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। तो रेडियन यानी सिर्फ RAD लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है ऊपर C दे करके, रेडियन। एसआई यूनिट एंगल का रेडियन ही है। जब भी हम लोग का न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे तो उसमें एंगल का एसआई यूनिट रेडियन यूज करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि डिग्री और रेडियन के बीच एक रिलेशन होता है। जैसे 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। अब पाई रेडियन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। रेडियन जनरली नहीं लिखा जाता है, कुछ नहीं, ऐसे ही रहता है। जैसे कहीं रहेगा sin π/6, तो कितना हो गया, पाई का मतलब 180/6 यानी ये 30 है, 30 डिग्री है, यानी 1/2। अब कहेंगे कि यहाँ पे रेडियन लिखना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसा कोई परंपरा नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं है, सिर्फ π/6 लिख देते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये रेडियन है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात, जैसे sin 30 का मान हम लोग 1/2 ले लेते हैं, लेकिन जो परंपरा है उसके हिसाब से यहाँ पर डिग्री नहीं लिखा हुआ है। अगर डिग्री रहेगा तब 1/2 होगा, लेकिन अगर sin 30 सिर्फ है तब समझा जाएगा कि ये रेडियन की बात कर रहा है। sin 30 रेडियन, कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको रेडियन पढ़ेंगे, तब इसका वैल्यू 1/2 नहीं होगा। ठीक है, sin 30 का वैल्यू 1/2 कब होगा, जब sin 30 के ऊपर डिग्री रहेगा तब होगा। तो प्लेन एंगल है, कन्वर्सन इसका ऐसे कर लेंगे हम लोग, 180 डिग्री का पाई रेडियन, अब 120 का कहेगा, 100, 150 का कहेगा,
60 डिग्री का कहेगा तो इसी से निकाल लेंगे हम लोग, और नहीं तो फिर फार्मूला एक होता है डिग्री बटा 180 और रेडियन बटा पाई, तो इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि अब जैसे बोल देगा कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, 60 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, तो क्या करेंगे डी फॉर डिग्री 60 लिख देंगे यहाँ पे, और सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो सी इक्वल टू कितना हो गया 3, सी इक्वल टू पाई, यानी सी इक्वल टू पाई बाई 3, ऐसे निकाल सकते। प्लेन एंगल के बाद सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है जैसे आप खरबूज ले लो, अब खरबूजा में चक्कू डाल दो अंदर सेंटर तक या कहीं यहीं तक, और उसके बाद ऐसे घुमा दें तो आपको एक एंगल मिलेगा इस तरह का, तो इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं। बर्थडे वाला टोपी भी ऐसा ही रहता है, तो वो भी सॉलिड एंगल है। अब देख रहे होगे कि वो 2 लाइन से मिल के नहीं बन रहा है, जैसे ही 2 लाइन से बनता है, तो इसमें 2 लाइन नहीं है। इसको अगर बनाना चाहें तो देखोगे कि बहुत सारा लाइन खींचना पड़ेगा, इधर इधर इधर, तब जा कर के ये एंगल बनेगा, तो इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। और ध्यान रखना है कि किसी प्लेन एंगल में, सॉलिड प्लेन एंगल में किसी पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसको रेडियन में कहेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 180 का पाई तो 360, 2 पाई रेडियन। और सॉलिड एंगल में अगर कहें कि किसी पॉइंट पर चारों तरफ कितना कोण बनता है, तो पहले तो सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है सॉलिड एंगल का एस्टेरेडियन, SR से लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको एस्टेरेडियन। तो ये टोटल एंगल यहाँ पे होता है 4 पाई एस्टेरेडियन, 4 पाई एस्टेरेडियन का होता है। यहाँ पे होता है 2 पाई रेडियन और यहाँ होता है 4 पाई एस्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल का यूज होता है फिजिक्स में 1-2 जगह मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सब केस में मिलता है। डिराइव्ड क्वांटिटी में, डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब है जो डिराइव किया हुआ है, जो मूल नहीं है बल्कि जो उत्पन्न किया गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, माने उत्पन्न किया गया है, किसी से उत्पन्न हुआ है। और इसका डेफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन बेसिक क्वांटिटी, यानी जो मूल राशियों पर निर्भर करता है उसको डिराइव कहते हैं। अब जैसे क्या है, जैसे एरिया यानी क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है लंबाई गुना छोड़ा LB। तो L भी क्या है, बेसिक क्वांटिटी है, और B भी बेसिक क्वांटिटी। लेंथ और ब्रेथ ये दोनों क्या बेसिक क्वांटिटी है, तो ये 2 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए एरिया जो हो गया डिराइव्ड हो गया, ये हो गया बेसिक, ये हो गया बेसिक, और ये हो गया डिराइव्ड। इसी तरह से जैसे डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है, मास है ना, बेसिक 7 में अभी था ना। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है LBH। तो ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, 4 गो बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी, तो डेंसिटी हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। इस तरह से और बहुत सारा एग्जाम, जैसे स्पीड, तो स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ ही है, लेंथ को मीटर में लेते हैं, तो डिस्टेंस भी तो मीटर में नापेंगे, तो ये भी लेंथ है और टाइम भी, ये लेंथ है तो बेसिक क्वांटिटी हो गया, और ये टाइम भी बेसिक क्वांटिटी, तो 2 बेसिक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए स्पीड हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इस सब का यूनिट कैसे लिखना है, बहुत आसान है, आप लोगों को सिर्फ 7 को याद रखना है, बाकी सब का। अब जैसे एरिया का यूनिट लिखना है, तो लेंथ का मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, लंबाई मीटर, चौड़ाई भी मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट CGS में अगर कहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे। FPS इंग्लैंड वाला सिस्टम, FPS में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, फुट स्क्वायर, फुट स्क्वायर। स्क्वायर फीट तो लोग सुना होगा, मिस्त्री लोग बड़ी बोलता है, गिट्टी उट्टी खरीदता, बालू उलू लाओगे खरीद के कभी घर बनाने के लिए, तो उसमें स्क्वायर फीट ही, स्क्वायर फीट और क्यूबिक फीट का यूज़ किया जाता है। अब जैसे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम, बालू खरीदना है तो, गिट्टी खरीदना है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी LBH। L का भी मीटर, B का भी मीटर, इसका भी मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। अगर FPS में बात करेंगे तो ये फुट 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 यानी कौन सी, फुट क्यूब। और इसी को अंग्रेजी में पढ़ते हैं कौन सी, क्यूबिक है, क्यूब घन जिसको बोलते हैं,
तो इसको पढ़ते हैं क्यूबिक फुट, CFT। अब फुट को शॉर्टकट में FT लिखते हैं, CFT। मिस्त्री लोग यही बोलता है, बालू कितना भाई, तो 100 CFT लगेगा। गिट्टी कितना लगेगा, तो 200 CFT लगेगा। सुना है ना? हाँ, तो CFT मतलब वॉल्यूम का यूनिट है, LVH करके आया है। और FPS, तो ये सब लोग मिस्त्री लोग यूज करता है, हम लोग इसका कोई यूज अभी नहीं करने वाले हैं, हम लोग कोई सिलेबस में है ही नहीं। हाँ, तो डिराइव्ड यूनिट कैसे लिखा जाए, जैसे डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? तो मास का लिख देंगे, वॉल्यूम का लिख देंगे। मास का kg और वॉल्यूम का मीटर क्यूब अभी लिखे थे, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो kg अपर, ये हो गया अपर मीटर क्यूब, kg पर मीटर, डेंसिटी का यूनिट हो गया। तो आपको क्या करना है, यूनिट याद नहीं रखना है, इसका डेंसिटी का फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रहेगा, डेंसिटी निकल जाएगा। अगर इसको भी याद रखते हो तो समझो कि रटना पड़ेगा, रट के याद, हालांकि यूज करते करते याद हो जाता है। अब जैसे फोर्स है, या फोर्स के पहले देखो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का होता है V - U/T। V वेलोसिटी, U वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घट जाएगा तो कितना बचे, क्या बचेगा? वेलोसिटी ही बचेगा। अब जैसे आम में से आम घटा दें तो कोई कहता है 0 बचेगा। अरे नहीं भाई, 10 आम में से हम 3 आम घटा देंगे तो 0 बचेगा, 7 आम में बचेगा। तो ये वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा। जैसे वेलोसिटी 20 है, फिर 15 हो गया, तो कितना घट गया भाई, तो 5 घट गया। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का भी देखे थे, कहाँ मिट गया। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे एक टाइम का, इसका भी सेकंड। तो दो को सेकंड नीचे हो गया, इसी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। फोर्स का, तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। अब इसका यूनिट कहेगा बताइए फोर्स का, तो मास का kg और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हो गया फोर्स का यूनिट, का हो गया। फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, बिल्कुल सही बात, इसी को न्यूटन कहते हैं। अब देखो एक चीज़ समझना जरूरी है कि फोर्स का यूनिट ने वो पूछेगा कोई, तो न्यूटन को कहेंगे कि इसको कहेंगे। तो भाई फोर्स का यूनिट यही होता है, असली ओरिजिनेटेड है ये, मतलब ये जो मूल राशि, पता चल रहा है कि मूल राशियों से उत्पन्न कौन कौन राशि इसमें यूज हुआ है। तो मास है, लेंथ है और टाइम है ना। ये मास है माने kg मास हुआ, ये मीटर क्या है, लेंथ है, और ये टाइम है। तीनों ऐसे तो कुछ पता नहीं चलता है। तो जैसे कि लोग किसी को, जैसे किसी का नाम चंदन हो तो उसको चंदुआ चंदुआ लोग कहता है कि ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम चंदू है, नाम तो चंदने है ना। तो उसी तरह इसका यूनिट ये है, इसको लोग कहते हैं न्यूटन। वह कुछ बात नहीं है, स्याही बचाने का मामला और कोई बात नहीं, स्याही कम लगता है लिखने में, तो इसीलिए इसको शॉर्टकट में। और न्यूटन के सम्मान की बात है, लगा कि न्यूटन को लोग याद कैसे रखेगा, तो कहा कि चलो भाई फोर्स का यूनिट दे दो न्यूटन, तो लोग न्यूटन न्यूटन करते रहेगा ऐसे, और नहीं तो न्यूटन को भूल जाएगा कितना महान आदमी था। तो यही सब है। अब देखो इसके बाद जो मेन चीज़ है, अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ नहीं आए हैं। न्यूमेरिकल जो नीट में या IIT में जो पूछता है न्यूमेरिकल, वो किस तरह का न्यूमेरिकल पूछता है वो अब शुरू हो रहा है, उसके बारे में अब इसके लिए जानना पड़ेगा। वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको समघातता का सिद्धांत। समघातता, समान घात, सम मतलब समान, घात माने पावर, यानी पावर समान। अब इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन जैसे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, उसी तरह से डायमेंशन भी होता है, बीमा बोलते हैं हिंदी में। अब देखो किसी भी चीज़ को समझना हो ना, तो उसका डिफिनीशन जानना ज़रूरी है। और किसी चीज़ का डिफिनीशन जानना हो तो डिफिनीशन को एक शब्द में जानना पहले ज़रूरी होता है। ये है जैसे गधा क्या है, गधा का परिभाषा अगर पूछ दे तो हम पहले उसके लिए एक शब्द ढूंढेंगे, गधा क्या है, तो जानवर। पहला शब्द उसके लिए मुंह से निकालना चाहिए कि गधा इज अ एनिमल, तो जानवर है। इससे पता चल जाता है बहुत सारा कुछ, उसके बाद उसके बारे में कुछ और बताएंगे। तो उसी तरह से अब डायमेंशन का डिफिनीशन जाए तो डायमेंशन है क्या, तो एक वर्ड इसके लिए आता है, डायमेंशन इज अ पावर। डायमेंशन पावर को कहते हैं।
अब आएगा सवाल कैसा पावर, कितना पावर, किस पर पावर। पहले है ना 2-3 क्वेश्चन आएगा ना, पावर तो रहता है भाई, कभी x पर रहता है, कभी 5 पर रहता है, कभी 10 पर, किस पर पावर। तो पावर किस पर है, पावर रेज्ड टू बेसिक क्वांटिटी, यानी बेसिक क्वांटिटी पे जो पावर दिया जाता है। किस लिए, तो यूनिट लिखते समय जब फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं तो उसमें बेसिक क्वांटिटी पर जो पावर दिया जाता है ना, उसी को डायमेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे फोर्स का यूनिट अभी लिख रहे थे, तो इसका आया था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बटा है तो 2 को ऊपर कर -2। अब देखो इसमें बेसिक क्वांटिटी kg पर पावर कितना है, 1 है, तो ये डायमेंशन हुआ। 1 क्या हो गया, डायमेंशन। ये लेंथ पर पावर भी 1 है, ये 1 क्या हुआ, डायमेंशन, डायमेंशन 1 हुआ। और टाइम का पावर है -2। तो फोर्स का डायमेंशन पूछेगा तो कहेगा 1 इन मास, मास में 1 है, और 1 इन ई कौन सी में है, तो 1 इन लेंथ में भी 1 है, और इस -2 कौन सी में है, तो -2 इन टाइम। तो डायमेंशन ऐसे बोला जाता है, ऐसे लिखेंगे कैसे। अब लिखने के लिए शॉर्टकट में क्या लिखते हैं ना, मास यानी m, कैपिटल M यूज कर लेते हैं मास के लिए, पावर 1 नहीं लिखते हैं। ये मीटर लेंथ है तो इसके लिए लेंथ कैपिटल L यूज कर लेते हैं, इसका भी 1 हो गया। और ये टाइम, S फॉर टाइम है ना, तो टाइम का -2। इसी चीज़ को ऐसे लिख करके हम बता सकते हैं, लेकिन बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अब इसको ऐसे पढ़ के भी बता देंगे, mLT-2। अब देखो यहाँ पर S-2 नहीं कहते हैं, इसको पढ़ते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको -2 बोलते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं ना डायमेंशन क्या है, पावर। तो आपको पावर बोलना है, पावर कितना है, 1 है, मास पर, लेंथ पर 1 है, t पर -2 है, तो -2 बोलना पड़ेगा, स्क्वायर इसको नहीं कहेंगे। तो यही हो गया डायमेंशन। ये तो किसी भी चीज़ का अगर क्वांटिटी यूनिट पता हो तो उसको डायमेंशन हम लिख सकते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे डेंसिटी का, तो डेंसिटी का यूनिट याद था, अभी लिखे थे kg पर मीटर क्यूब, कहेगा डायमेंशन लिखिए इसका। अब देखो डायमेंशन को, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अभी खाली डेंसिटी है, अब स्क्वायर ब्रैकेट देने से क्या हो गया, ये डायमेंशन ऑफ डेंसिटी लिखा हुआ है, तो स्याही बचाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट खाली दे दिया। अगर ये नहीं देंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, इधर पूरा लिखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, इतना लिखना पड़ेगा। अब इतना ना लिख करके सीधे हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, डेंसिटी हो गया। तो क्या कहता है, डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा kg के लिए मास, और लेंथ क्या पढ़ेंगे, ml-3। अब इसमें t नहीं है तो t 0 बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। अब इसमें देखोगे कि हम लोग जो 11th में जब तक पढ़ेंगे तो उसमें 7 को बेसिक क्वांटिटी में 3 को का ज़्यादा यूज होता है, मास, लेंथ और टाइम। ऐसे 11th में टेम्परेचर भी मिलेगा आगे चल के। 12 में जाएंगे तो देखो करेंट बढ़ेगा, मोल कहीं कहीं आ जाएगा, लिमिनेस इंटेंसिटी तो है ही नहीं है 7 को में, उसका तो ईजी नहीं है। तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे हम लोग आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन, क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन मैथ में इक्वेशन होता है, केमिस्ट्री में इक्वेशन होता है। मैथ वाला को क्या बोलते हैं, क्या मैथमेटिकल इक्वेशन, और केमिस्ट्री वाला को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिजिक्स वाला को क्या कहें, फिजिकल इक्वेशन। दैट मीन्स फार्मूला। फिजिक्स में जितना भी फार्मूला है उसी को फिजिकल इक्वेशन या भौतिक समीकरण कहते हैं। फिजिकल इक्वेशन यानी भौतिक समीकरण, यानी जितना भी सूत्र है ना, जैसे क्या V = U + AT, याद होगा 9th का सूत्र है। फिर S = UT +, तो ये सब क्या है ना, यही सब फिजिकल इक्वेशन है, फार्मूला है। और देखो इसको रिलेशन भी कहा जाता है।
रिलेशन। अब रिलेशन, अब ये एक रिलेशन है, किसके किसके बीच भाई रिलेशन? तो 2-3 आदमी रहेगा तब ना कहेंगे कि 2 आदमी है तो इसके बीच रिलेशन है, एक मौसा है, एक फूफा है, कुछ भी। तो ये रिलेशन है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच एक रिलेशन है, 4 क्वांटिटी के बीच रिलेशन है। इसी को फार्मूला कहते हैं, इसी को इक्वेशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी इक्वेशन में, फिजिकल इक्वेशन में जितना भी टर्म्स होता है, अब जैसे इसमें क्या टर्म है, 1 2 3 टर्म्स विच आर डिवाइडेड बाय इक्वलिटी साइन या पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, माने बराबर साइन, बराबर का चिन्ह से इधर उधर रहेगा, या फिर जोड़ या फिर घटाव, गुना से नहीं। अब जैसे यहाँ गुना है ना यहाँ पे, तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म नहीं कहेंगे इसको, ये एक ही टर्म है। अलग कब होगा? जब प्लस माइनस या बराबर से सेपरेट रहेगा तो उसको अलग अलग टर्म बोलेंगे। जैसे इसमें क्या टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 एंड 3। तो एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि जितना भी टर्म्स होगा किसी रिलेशन में, सबका डायमेंशन सेम होता है, सबका डायमेंशन सेम होता है। अब देखो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कहेगा 3 आम प्लस 5 खाली जगह बराबर 8 खाली जगह, कहेगा इसको भरिए खाली जगह को। यहाँ कौन सी भरेंगे? क्या अमरूद भर सकते हैं? नहीं, अमरूद भरेंगे तो 5 3 आम और 5 अमरूद, 8 होबे नहीं करेगा। 8 हो रहा है, इसका मतलब अच्छा यहाँ भी आम होगा। तो 3 आम और 5 आम जोड़ के ये भी तो आम ही ना आ जाएगा। यानी जो इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन समझो, इसी को यूनिट समझो, जो समझो, तो सबका यूनिट सेम है। 3 टर्म है, तीनों का यूनिट सेम है। तो वही चीज़ है कि अगर यहाँ पर देखो पहला टर्म वेलोसिटी है ना, प्रारंभिक वेग जिसको कहते हैं, इनिशियल वेलो फाइनल वेलोसिटी, सॉरी अंतिम वेग। तो फाइनल वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। अभी इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी है ना भाई, यानी एक वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी होगा। एटी भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। अब चेक कर सकते हो, इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखो जरा सा, मास का जैसे एम होता है, डायमेंशन लेंथ का एल होता है, टाइम का टी होता है, उसी तरह 1-2 को याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे स्पीड का, स्पीड या वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन यूनिट सेम होगा। LT - 1 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड पर माइनस। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसको याद रखना। और एक तो फोर्स का, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में सिर्फ क्या लगा देना है? मास लगा देना है। एक्सेलरेशन में सिर्फ मास लगा देंगे, फोर्स। ये 3 फंडामेंटल और 3 ठो बेसिक डेराइव्ड, सॉरी। तो ये 6 को याद रखोगे तो बड़ी काम आ जाएगा, पूरा 11th खत्म हो जाएगा। बाकी का इसी के हिसाब से हम लोग डेराइव कर लेंगे, तो सिर्फ 6 याद करना रहता है। हाँ देखो, अब यहाँ पे जैसे कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये सही है या इक्वेशन गलत है। ये वेलोसिटी है पहला, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? LT - 1। अच्छा, यू क्या है? ये भी वेलोसिटी है, तो ये का भी LT - 1 होगा। अच्छा, तीसरा क्या टर्म है? AT, तो इसका भी LT - 1 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि फार्मूला सही हो सकता है। अगर इसका LT - 1 नहीं आएगा तो कहेंगे फार्मूला गलत होगा। क्या यहाँ पर अगर अमरूद रहेगा तो हम कहेंगे कि सही बात है? नहीं, एकदम गलत बात है। उसी तरह से एक को वेलोसिटी है, दूसरा भी वेलोसिटी है, तीसरा को भी वेलोसिटी होना चाहिए। तो चलो देखो, ये फॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या लिख देंगे? LT - 2 लिख देंगे और इंटू टी, तो टी का टी टाइम है, टी। अब देखो -2 आई +1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1, तो आ गया ना वेलोसिटी। देखो सेम है ना सबका, यानी सेम है, यानी कि फार्मूला में ऐसा ही होता है, कोई भी फार्मूला में ऐसा ही होता है कि उसमें जितना भी टर्म होगा सबका डायमेंशन सेम होगा। देखो इसका भी चेक कर सकते हो, इसका भी। जैसे एस, पहला टर्म एस यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस, भाई कितना दूर गया, वही ना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका भी तो मीटर ना होगा, तो डायमेंशन एल होगा, डायमेंशन एल हो जाएगा। और सेकंड टर्म क्या है? UT, तो इसका एल हुआ तो इसको भी एल होना चाहिए, इसको भी एल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर तीनों एल है तो समझेंगे कि फार्मूला सही
हो सकता है। तो देखते हैं यूटी का, यू के अंदर वेलोसिटी है एल टी माइनस वन और इंटू टी, तो टी टी तो खत्म हो गया, तो बच्चा कितना है ना, ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, तो खत्म हो जाएगा। एल सेकंड का भी एल आ गया, पता चल गया। अच्छा थर्ड टर्म क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ये हाफ को साफ कर देंगे क्योंकि नंबर है नो डायमेंशन, नंबर का डायमेंशन नहीं होता, संख्या का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। अब हाफ रहे या 5 रहे या 10 रहे, कोई भी संख्या है बट्टा में फ्रैक्शन में, तो उसका डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन इसका होगा ए का यानी एल टी माइनस टू और टी टू, तो देखो यहाँ भी टी टी कट गया तो बचा एल, यानी तीनों का डायमेंशन सेम है, यानी फार्मूला सही हो सकता है। ऐसे जानते हैं कि सही है, ये पता है कि सही है, लेकिन ऐसे अगर कोई फार्मूला तुमको पहली बार मिला हो लाइफ में, जिसको जानते नहीं हो कि सही है कि गलत है, और उसमें सारे टर्म का डायमेंशन सेम आ जाए, तो उस पर भरोसा नहीं कर देना कि एकदम सही होगा, वो हो सकता है कि सही होगा। और अगर सेम नहीं आएगा तब डेफिनेटली कह देंगे कि गलत होगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक पुलिस चोर को पकड़ के ले गया थाना, पुलिस पूछ रहा है चोरी किया है ना तुम, तो चोर कह रहा है कि नहीं सर हम नहीं किए हैं, तो पुलिस को उसका बात मान लेना चाहिए कि नहीं? क्या कहते हो? नहीं मानना चाहिए, क्योंकि चोर तो कहवे करेगा कि हम चोरी नहीं किए। दूसरा चोर को देखो, वो कह रहा है कि सर हम ही चोरी किए हैं। पुलिस पूछा चोरी तो इन्होंने किया है, तो कहा हाँ सर हम ही किए हैं, एकदम इच्छा से ही नहीं कि डर से, दिल से बोल रहा है। अब बोलो पुलिस को उसका बात मान लेना चाहिए कि नहीं? कोई तरह से नहीं मानना चाहिए। क्यों? कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, वो कह रहा है अपना गलती स्वीकार कर रहा है कि सर हम ही चुराए हैं सर, हमको ऐसे ऐसे ज़रूरत है, कुछ था तो हम चुरा लिए। तो उसको हो सकता है वो हैं? क्या कहते हो कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? वो सही बोल रहा होगा, दिल परिवर्तित हो गया उसका, अपना गलती मान रहा है, तो सही है। लेकिन अगर कहता है कि सर हम चोरी नहीं किए हैं, तब पुलिस नहीं मानेगा, मारबो करेगा 2 डंडा, कहेगा ना किया है तो इन्हें क्या रहे, तो ना कह रहा है तो उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर कह रहा है हाँ हम ही किए हैं, हम ही चुराए हैं, तो पक्का उसको मान लेगा पुलिस की नहीं ठीक कह रहा है। यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, लेकिन उसी टाइप का चीज़ है। अगर तीनों का डायमेंशन सेम आ गया, 3 4 टर्म जो भी है, जितना भी